Hey there, this is Karanveer Saharan and I'm going to teach you agronomy. And in this part of the video, we will be discussing about fertilizer recommendations. Now, the fertilizer recommendations according to the geospatial data or the geospatial technology. So, let's start the topic. So, very first, let's talk about what is geospatial meaning. Actually, it is relating to, or we can say donating data that is associated with any particular location. इसे भूस्थानिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है और इसमें आपका रिमोट सेंसिंग, आपका जियोग्राफिक पोजीशनिंग सिस्टम और आपका जीआईएस, ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारा का सारा इंक्लूड होता है, ठीक है। और इन सभी को आपस में मिलाकर मानचित्रण बनाना या फिर प्रलेखन करना या फिर किसी भी चीज का प्रमाण देना शामिल होता है। इसे कहा जाता है जियो स्पेशियल डाटा, ठीक है। अब जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी होती है, इसका इस्तेमाल हम किसी भी एक जगह का डेटा देने और उस जगह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार हमारे आज के टॉपिक जो हमारा फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है यूजिंग जियोस्पेटिकल इंफॉर्मेशन या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, इसे किस प्रकार उर्वरकों को खेत में उनकी वास्तविक दशा और दिशा के अनुसार दिया जाना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। कृषि जो आपकी खेती है, ये दुनिया भर की प्रमुख भूमि उपयोग में की जाने वाली इंडस्ट्री है और ये पूरी इंडस्ट्री आपकी पोषक तत्वों पे आधारित है। अब पोषक तत्वों की अपर्याप्त पहुंच का सामना कर रही है, फिर भी खाद्य उत्पादन को सीमित करती हुई और भूमि क्षरण में योगदान देती जा रही है। संसाधनों और पोषक तत्वों के अधिक कुशल उपयोग के लिए सटीक प्रौद्योगिकी को अपनाना वर्तमान उत्पादन के लिए जरूरी हो गया है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम साइट विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं, SSNM। इसमें स्थानिक या अस्थायी मिट्टी की परिवर्तनशीलता, इसमें पोषक तत्वों और फसल प्रणालियों की फसल की आवश्यकताओं के बारे में, पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए मिट्टी की क्षमता के लिए, पोषक तत्वों की उपयोगिता, दक्षता और उन्नत किस्मों की उत्पादन क्षमता के साथ साथ जैविक स्रोतों का उपयोग शामिल होता है। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स स्पेशल और टेम्पोरल सॉइल वेरिएबिलिटी, क्रॉप्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स, सॉइल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी फॉर improved varieties as well as the use of biological sources along with it. Now the nutrient use efficiency is the most common system that needs to be practiced to achieve the intended goals. NUE सबसे आदर्श प्रणाली है जिसे लक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। SSNM की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। ये आपके जो फसल अवशेष में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं उन स्रोतों का इष्टतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। आपका जो NPK उर्वरक है, इनके आवेदन को फसल की स्थिति और मौसम विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समायोजित करता है, इंटीग्रेट करता है, उनको कोलैबोरेट करता है। इसमें लीफ कलर चार्ट का उपयोग होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि नाइट्रोजन सही समय पर और फसल द्वारा आवश्यक मात्रा में इस्तेमाल हो रही हो और जो आपका उर्वरक है, जो आपका फर्टिलाइजर्स है, वो वेस्ट ना हो रहा हो। फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक NPK उर्वरकों का निर्धारण करने के लिए इसका यूज होता है। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चावल की खेती के लिए आजमाया गया था और यह टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि जो आपकी चावल की फसल है उसके लिए आवश्यक अनुपात में NPK लागू हो, आपके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है वो। इसके अलावा जिंक हो गया, आपके जितने भी और सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनका भी इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया जा सके। अब उपलब्ध स्रोतों के अधिकांश समायोजन का चयन करना, इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक कॉम्बिनेशंस ऑफ अवेलेबल फर्टिलाइजर सोर्सेज। एक अन्य एकीकृत फसल प्रबंधन यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसमें
इंटीग्रेशन होता है सारे गुणवत्ता वाले बीजों का, इष्टतम पौधों का, उनके घनत्व का, एकीकृत कीट प्रबंधन का और इन सभी चीज़ों का, ठीक है। और जो आपका SSNM है, ठीक है, वो ये लागू करता है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सारी की सारी एक अच्छे साइकिल के अंदर एक पूरे वे में हो और सही तरीके से चलती रहे। अब बात करते हैं SSNM के दृष्टिकोण की, इसकी अप्रोचेस के बारे में। अब SSNM की सिफारिशों को केवल संयंत्र विश्लेषण या फिर मिट्टी जो सहपादप विश्लेषण के आधार पर विकसित किया जाता है, ठीक है। SSNM recommendations can only be developed based on the plant analysis and soil cum plant analysis. These are two different aspects. Let's talk about the first one. जो सबसे पहला जो मेथड हो गया वो हो गया आपका प्लांट एनालिसिस बेस्ड SSNM। इसके अंदर जो प्लांट का एनालिसिस होता है उस बेस पे SSNM किया जाता है। इसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट हो गया वो आ गया आपका उपज लक्ष्य का चयन, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो आपकी उपज होती है उसका एक लक्ष्य चुना जाता है और यह आमतौर पर 70 to 80% होता है, जिसे हम Ymax या फिर वैरायटी स्पेसिफिक पोटेंशियल यील्ड कहते हैं। Now Ymax is defined as the maximum possible grain yield limited by the climatic conditions of the site where there are no other factors limiting the crop growth. Ymax वह आंकड़ा होता है जो किसी भी फसल का अधिकतम संभावित उपज को कहा जाता है। इसमें मौसम के अलावा किसी भी प्रकार कोई भी कारक की बात नहीं की जाती है जो फसल को हानि पहुंचाता है। अब यह पैदावार लक्ष्य इसलिए लिया जाता है ताकि संभावित उपज में और मैक्सिमम यील्ड में, अधिकतम उपज में अंतर कम से कम किया जा सके और इसी आधार पर फसलों के मॉडल्स बनाए जाते हैं। अब जो आपके मोस्ट कॉमन फसल वृद्धि के मॉडल हो गया आपका DSSAT, ठीक है। इसका उपयोग किसी विशेष जलवायु परिस्थितियों में फसल की किस्म के विभिन्न या विशिष्ट संभावित उपज को काम में लाने के लिए किया जाता है, जस्ट टू कंपेयर द मैक्स यील्ड एंड ऑप्टिमम यील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और आपका सेकंड पॉइंट हो गया असेसमेंट ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, फसल पोषक तत्वों की आवश्यकता। अब एक फसल के पोषक तत्वों की आवश्यकताएं उपज लक्ष्य और Ymax दोनों पे निर्भर करती है। SSNM में क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द ट्रॉपिकल सॉइल्स, जिसे हम QUEFT भी कहते हैं, इससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स का पता लगाया जाता है। मतलब कि यह उर्वरक के मात्रात्मक मूल्यांकन में मदद करता है कि पोषक तत्वों का निर्धारण या फिर उनका चुनाव किस तरीके से कितनी मात्रा में किया जाना चाहिए। ये सारे इनके मॉडल्स होते हैं। उन्होंने एक बेसिक मॉडल्स बनाए हुए हैं कि इनके आधार पे किसी पर्टिकुलर फसल को कितना आपने न्यूट्रिएंट सप्लाई करना होता है। द थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट सप्लाईज, स्थानीय पोषक तत्वों की आपूर्ति का अनुमान लगाना। अब स्थानीय पोषक तत्व हो गए आपके जैसे इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई, INS भी बोलते हैं इसे। इसको एक विशेष पोषक तत्व की कुल मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मिट्टी की फसल चक्र के दौरान मिट्टी के अंदर ही उपलब्ध होता है। यह उस समय देखा जाता है जब अन्य पोषक तत्व सीमित नहीं होते, when there is no limitations on the nutrients, ठीक। Now the INS या इंडिजिनियस न्यूट्रिएंट सप्लाई मिट्टी में शामिल फसल अवशेषों, पानी और वायुमंडलीय निपेक्ष से प्राप्त होता है। द क्रॉप रेजिड्यूज हो गया, आपका वाटर हो गया, एटमॉस्फेरिक डीकम्पोजिशन हो गया, इन सब पे ये आधारित होता है। और इसका अनुमान जो किसान होता है अपने जैसे प्लॉट्स बना के उसके अंदर NPK को छोड़ के उन तत्वों को आपकी फसलों को देके, ठीक है, आपकी फसलों को NPK की सप्लाई करके के देखो बहुत बार होता है, बहुत सी क्रॉप्स होती हैं जो आपके एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन करती है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे आपके चने की फसल होगी या दलहनी फसलें होगी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती हैं लेग्यूम्स के कारण। और सेम इसी तरीके से दूसरी फसलें होती हैं वो भी P और K, एक जस्ट एन एग्जांपल ले लो कि वो भी अगर दूसरे पोषक तत्वों को आपके उसमें फील्ड के अंदर जमा कर रही हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत नहीं है, अब लेग्यूम क्रॉप लगाने के बाद हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि हम उसके अंदर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और डालें, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसी आधार पे हम
उसी बेस पे, उसी टेस्ट के ऊपर या फिर उसी वेरिएबिलिटी के ऊपर हम ये डिसाइड करेंगे कि इस तरीके से दोबारा से या फिर जो हम नेक्स्ट फसल में जितना भी आपका फर्टिलाइजर पोटेंशियल डाल रहे हैं उसका हमें निर्धारण अच्छे से पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट रेट्स, उर्वरक पोषक तत्वों की दरों की गणना करना। ठीक है, अब फसल विशिष्ट उर्वरक जो आपके मान लो फील्ड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे एनपीके हो गया आपका, ठीक है, इसकी गणना उपरोक्त चरणों और फर्टिलाइजर रिकवरी रेट के आधार पर की जाती है। RE रिकवरी एफिशिएंसी, उर्वरक पोषक तत्वों का प्रति किलोग्राम फसल द्वारा आरोपित या फिर यूज्ड पोषक तत्व होता है आपका रिकवरिंग एफिशिएंसी। इट इज द फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट टेकन अप बाय द क्रॉप पर केजी अप्लाइड न्यूट्रिएंट। इसमें खेत के आधार पर एक जगह के आधार पर फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट के रेट या दर की गणना की जाती है। नाउ द डायनामिक एडजस्टमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन रेट्स या फिर नाइट्रोजन की दरों का गतिशील समायोजन करना भी इसमें शामिल होता है। ये कैसे काम करता है कि जैसे आपके उर्वरक हैं, ठीक है, एक्सेप्ट देन नाइट्रोजन आपके पी और के हो गया, जो इनकी जो गणना की जाती है उसके आधारभूत रूप से लागू करके, अर्थात बुआई या रोपण के समय नाइट्रोजन की दर को क्लोरोफिल मीटर, ठीक है, इसे कॉमनली स्पैड बोला जाता है, इसका उपयोग करके फसल की मांग के अनुसार समायोजित कर दिया जाता है। नाउ स्पैड का होता है, या स्पैड ले लो या फिर आपका लीफ कलर चार्ट ले लो, ठीक है, दो चीजें होती हैं। ये नाइट्रोजन के लेवल्स का पता लगाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो स्पैड क्लोरोफिल मीटर होता है, ठीक है, ये एक साधारण पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल है जिसका उपयोग फसल की नाइट्रोजन स्थिति की निगरानी के लिए खेत में किया जाता है। इसे स्थितीय रूप से महत्वपूर्ण फसल की किस्मों और फसल की बढ़ती परिस्थितियों के लिए ठीक से कैलिब्रेट किया जाता है और यह जरूरत आधारित परिवर्तनीय दर वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी के विकास के रूप में कुशल उपकरण की तरह काम करता है। मान के चलते हैं कि चावल में अच्छी तरह से काम करने के लिए 35 की वैल्यू, एक स्पैड वैल्यू, एक सीमा मान ली गई है, और जो आपकी सेमी ड्वार्फ वैरायटीज होगी उनके लिए मान के चलो 40 एक हमने एक वैल्यू मान ली। तो जब हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब हम टेस्ट करेंगे तो अगर वो उस वैल्यू से ऊपर या नीचे होता है, ठीक है, जब उस वैल्यू से ऊपर या नीचे होगा तो उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें नाइट्रोजन लिमिट में करनी चाहिए या फिर नाइट्रोजन हमें उस पौधे को देनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम करता है। जो आपका इवन स्पैड है, ये ट्रैक्टरों की छतों के ऊपर लगता है जिस टाइम पे आपके फर्टिलाइजर डोज अप्लाई की जाती है। ये क्या करता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर को। कंप्यूटर डिसाइड करता है कि वेदर इस फसल को इस साइड में, मतलब पौधे के इस साइड में या फिर इस प्लॉट के अंदर या फिर एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया के अंदर कितना न्यूट्रिएंट डोज देना है। ये एट ए टाइम इंस्टेंटली कर दिया जाता है। और जो दूसरी चीज होगी आपकी, वो होगी आपकी लीफ कलर चार्ट। इसमें फसलों के नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ही सरल, उपयोग में आसान और बहुत सस्ता उपकरण है। अब यह चार्ट की तरह होता है और इसके अंदर 6 हरे रंग होते हैं अलग अलग टोन के अंदर, ठीक है, हल्के से गहरा। ये क्लोरोफिल मीटर के साथ कैलिब्रेट किया जाता है और फसल में नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग को निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इस तरीके से काम करता है। और इसके जो इस्तेमाल होता है इन मीटर्स का, ये लगभग ये मान के चलो 10 से 12 दिनों बाद यूज किया जाता है। पर्टिकुलर पौधों को मार्क किया जाता है और उन पौधों की लीव्स को, जो आपका ये लीफ कलर मीटर है, इसके साथ में लीफ कलर चार्ट है, इसके साथ में कंपेयर किया जाता है कि किस तरीके से कितनी इसको जरूरत है। ठीक है, आपका ये इस तरीके का होता है और इससे हम निर्धारित करते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं हम हमारे उपकरणों से, और फिर वहां से हम हमारे डोज कैलकुलेट करते हैं कि नाइट्रोजन की डोज कितनी देनी है या फिर पौधे में और कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हो रही हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो आता है वो हो गया आपका सोइल कम प्लांट एनालिसिस बेस्ड SSNM, ये दूसरे टाइप का है। इसमें मिट्टी में
पोषक तत्वों की उपलब्धता उच्च लक्ष्य उपलब्ध, यानी कि आपका जो वाई मैक्स होता है उसको 80% से ऊपर माना जाता है। जो आपकी यील्ड मैक्सिमम होती है उसे 80% से ऊपर माना जाता है, उसी एफिशिएंसी के ऊपर इसे इस्तेमाल किया जाता है। ना अब इसमें एक वर्ड आया है कि वो था, पहले वाला था आपका प्लांट बेस्ड, ठीक है, ये था आपका सोइल कम प्लांट बेस्ड, दोनों चीजें होगी। इसके अंदर जो आपकी प्लांट्स तो इन्वॉल्व हो ही रहे हैं न्यूट्रिएंट डोज डिसाइड करने में, इसके साथ साथ आपके जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल का डाटा भी लिया जाता है, सॉइल सैंपलिंग की जाती है और उसे यूज किया जाता है कि किस एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है डोज की, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कितनी डोज की रिक्वायरमेंट है, ये सारा का सारा इसमें यूज किया जाता है। इससे जो पोषक तत्वों की मांग होती है और उन्हें लागू करने के लिए उसकी जो रिकवरी एफिशिएंसी होती है पोषक तत्वों की, उसको एक मैक्सिमम लेवल पे ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आपकी लक्षित उपज होगी या फिर रिकवरी दक्षता होगी, इसके लिए कुल पोषक तत्वों की आवश्यकता समान फसल को उगाने के लिए वातावरण में उपलब्ध स्टोर इंफॉर्मेशन की सहायता से अनुमानित की जाती है। अब इसमें आपके जो मिट्टी के पोषक तत्वों की उपलब्धता है मिट्टी के अंदर और जो आपकी वाई मैक्स होगी, ठीक है, इनको पोषक तत्वों की मांग और उसको लागू करने के लिए और आपकी जो रिकवरी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपके जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक छिड़कने वाले जो आपके टूल्स होते हैं उनके साथ इसको जोड़ा जाता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, या फिर जितना भी आपका जो डाटा स्टोर्ड होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, उसके आधार पर अनुमानित किया जाता है कितनी डोज हमें प्रोवाइड करनी है। इसे कहा जाता है सोइल कम प्लांट एनालिसिस, ठीक है, एक टर्म है, इसके अंदर एक टर्म आती है STCR, ठीक है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स टेक्नोलॉजी। नाउ it has been established by ICAR in 1987 and the STCR concept was developed by Ramamurthy in 1987. It's just a relationship between the test value of the crop and the yield, ठीक है। Now the how it works actually कि साथ जैसे अभी मैंने बताया कि जिस तरीके से आपका ये काम कर रहा है, क्रॉप आप सैंपलिंग कर रहे हो, ठीक है, साथ के साथ आप सोइल की भी सैंपलिंग कर रहे हो, डाटा ले रहे हो। जितना ज़्यादा डाटा लोगे, जितना वास्ट डाटा लोगे, एक प्लॉट के अंदर जितने ज़्यादा डाटा लोगे उतना ही प्रिसाइज होता जाएगा आपका न्यूट्रिएंट। अब अगर आप एक बड़े प्लॉट में एक सैंपल ले रहे हो या 2 सैंपल ले रहे हो, रैंडम सैंपल्स हम सोइल के लेते हैं टेस्ट करने के लिए, अगर हम 1 या 2 रैंडम सैंपल्स ले रहे हैं तो उनके अंदर जो डाटा आएगा हमारे पास, या फिर हम 10, 15, 20 या जितने मैक्सिमम हम ले सकते हैं, ठीक है, तो जितने ज़्यादा लेंगे हमारे पास जो डाटा आएगा दोनों में से जो हमने ज़्यादा सैंपल लिए हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा सटीक होगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा कंपेरेटिवली टू द अदर वन, ठीक, इस तरीके से ये काम करता है। अब हमने जो ये दोनों टेक्नोलॉजीज पढ़ी हैं, ठीक है, ये तो हो गया आपकी फील्ड के अंदर किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। अब जिसे हम जैसे कंप्यूटर में देखेंगे, डाटा सेव करेंगे, डाटा इंटरप्रेट, आप डाटा एनालाइज करोगे तो उसके लिए हमारे पास होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या चीज़ होती है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको मान लो सबसे जो कॉमन सॉफ्टवेयर है वो आ गया आपका न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट, NE नाम से जाना जाता है। ये जो आपके जितना भी आपका जो भी डाटा होता है, जो भी आपके डाटा कलेक्शन कर रहा है, सबको पोषक तत्वों के निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर में डाल देता है और वहाँ से जो आपके SSNM के सिद्धांत है उनका यूज़ होना शुरू हो जाता है। ये एक्चुअली ये आपकी मशीन्स को गाइडेंस करता है कि कहाँ पे कितना फर्टिलाइजर डोज रिक्वायर्ड है, कहाँ पे देना है, किस समय पे देना है, मतलब कितने पीरियड के बाद में देना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है और इजी टू यूज़ है, ठीक है। इंडिया में अभी तक बहुत ही कम जगह पे ये आपकी जो पॉसिबल हो पाया है इन चीज़ों को लागू करना, पर आने वाले इन द फ्यूचर देयर इज़ अ लॉट मोर ऑफ बहुत सा आपके पास अप्रोचेज हैं कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को लागू कर सकते हो। तो जो ये आज का जो सारा टॉपिक था, ये इसका एक बेसिक आधार था कि किस तरीके से जो आपकी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशंस हैं, आपके NPK की या फिर दूसरे और भी जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं हम किस तरीके से उन्हें लिमिटेड
जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही प्रोवाइड करें, ताकि हम जो हमारे जो खर्चे हो रहे हैं उनको कम से कम कर सकें। जो हमारी उपज है, वाई मैक्स है, ईल्ड मैक्स है, हम उसे सबसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट एफिशिएंट यूज़ कर सकें। अब एक मान के चलो कि अगर आपको 2050 तक, ठीक है, एक जस्ट अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा है, इफ़ यू हैव टू फीड द पॉपुलेशन टिल 2050, 2020 से लेकर 2050 तक आपने उस पॉपुलेशन को अगर फीड करना है, तो यू हैव टू प्रोड्यूस द फूड विच यू वर ग्रोइंग फ्रॉम द लास्ट 8000 ईयर्स। हम जो 8000 साल पहले से खेती कर रहे हैं, तब से लेकर जो आज तक की हमने जितनी खेती की है, जितनी हमने उपज हासिल की है, वो सारी की सारी उतनी उपज हमें 2020 से लेकर 2050 तक की जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसको फीड करने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल हेल्प प्रोवाइड करना, दैट इज़ नेक्स्ट टू, we can say that it is just a difficult task. I am not saying that it is a difficult task, impossible task. I'm not saying it's an impossible, but it's just a difficult task to provide that population so much of फूड सप्लाई। और इसी के साथ में हम हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत शॉर्ट टॉपिक था, कुछ भी नहीं था, दो पॉइंट्स थे आपके, और उसी का ही सारा निचोड़ निकलता है, ठीक है। नाउ इन द कंक्लूजन इज दैट द साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, it is the fundamental to precise the nutrient applications in the various crops. SSNM provides an approach for needed based feeding of the crops with the nutrients, recognizing the inherent spatial variability. It makes the efficient use of nutrient by crop plants and avoids wastage of fertilizers. Now the environmental footprints of chemical fertilizers have also been decreased. यानी कि अगर हम ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं तो किस तरीके से जो हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स है, जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं, या फिर आपके जो ग्लोबल गैसेज हैं, ठीक है, इनको हम किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं, डिप्लीट कर सकते हैं इन गैसेज को। कि अगर हम ज़्यादा अगर डोज देंगे ही नहीं, फर्टिलाइजर्स इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं, तो कम बनेगा, और कम बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो कम यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और इसी के आधार पर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होगी, आपके कार्बन एमिशंस हो गए या कार्बन फुटप्रिंट्स हो गए, हम इनको डिक्रीज कर सकते हैं, डिप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम हमारे खेतों में भी अगर डोज लिमिटेड देंगे, तो इवन हमारे खर्चों के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी भी बचत होती जाएगी, उसकी भी रक्षा होती जाएगी। हमारा जो एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, बायोटिक स्ट्रेस हो गया, इवन जो आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं खेतों के अंदर, मिट्टी के अंदर, वो भी बच जाएंगे, जी जाएंगे वो भी, ठीक। और इसी के साथ में हम ये सारा हमारा टॉपिक खत्म करते हैं। आई होप यू गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था, एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, दिस